स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नॉलेज हब में। और ये वीडियो जो है वो हमारी सेकंड सीरीज होगी ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। हमने पिछले सीरीज में देखा था कि कैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट में लाखों लोग मारे जाते हैं। और ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट के पहले जो सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया था, नेशन वाइड जो सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने इन द फॉर्म ऑफ बंद और हड़ताल, जिसमें सारे स्कूल्स कॉलेज सब चीज़ को बंद करने के लिए बोला गया था। उसके बाद गांधी जी जो है एक नेशनल लीडर के रूप में इमर्ज हुए। और अब जो वो मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आखिर था क्या? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ये बोला गया था गांधी जी के द्वारा कि अगर आप स्वराज को अटेन करना चाहते हो, यानी अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, तो आप क्या करो कि ब्रिटिश के साथ जो है कॉपरेट करना बंद कर दो। जैसे कि स्कूल जाना आप बंद कर दो, कॉलेज अटेंड करना आप बंद कर दो, और फिर लॉ कोर्ट में जो है एडवोकेट को एडवाइस किया गया कि आप मत जाओ, और जो टैक्सेस है उसको आप पे मत करो। तो ये था बेसिकली नॉन कॉपरेशन। और गांधी जी का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था कि अगर हम नॉन कॉपरेशन को फॉलो करें तो हम जो है स्वराज को एक ही साल के अंदर जीत सकते हैं। और उस टाइम जो है एक और मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इमर्ज कर रहा था जिसको बोला जाता है खलीफत मूवमेंट। और ये बेसिकली किया जा रहा था फ्रॉम द इंडियन मुस्लिम्स। ये जो खलीफत मूवमेंट था इसको लीड कौन कर रहा था? इसको दो ब्रदर्स लीड कर रहे थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। और ये खलीफत मूवमेंट कब हो रहा था? ये 1919 से 1920 के बीच में हो रहा था खलीफत मूवमेंट। और इसी का फ़ायदा है गांधी जी ने, ताकि जो है यूनिटी जो है बन सके बोथ बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, और ताकि जो है और भी ज़्यादा यूनाइट होके एक साथ और भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना सकें। खलीफत मूवमेंट था उसका डिमांड्स क्या थे? तो सबसे पहला डिमांड्स ये था कि जो टर्किश सुल्तान था, या आप यूँ कह लें जो खलीफा था, उनको जो है उनको जो कंट्रोल देने के लिए बोला जा रहा था इन द सैक्रेड प्लेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जैसा कि आपको पता है कि पहले एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था इन द यूरोप, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये ऑटोमन एम्पायर जो है ये बुरी तरह हार जाता है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। और वो लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली जो है वहाँ पे जो वहाँ के खलीफा रहते हैं उनको हटा के एक अपना एक रूलर, मतलब वो एक तरह से वहाँ के लोकल ही रूलर को बनाते हैं, वहाँ के नए रूलर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनके तरफ से डिमांड किया जाता है कि आप जो है जो सैक्रेड प्लेस है ऑफ द मुस्लिम, जो मुस्लिम्स लोग का सैक्रेड प्लेस है उस जगह पे, उसको आप वापस दे दो कंट्रोल में टू द खलीफा। और दूसरा जो है वो लोग डिमांड कर रहे थे ऑफ द जिजरात उल अरब, जिजरात उल अरब का। तो जिजरात उल अरब क्या था? इसमें अरेबिया आता था, सीरिया आता था, इराक आता था और पैलेस्टाइन। ये सबको जो है मुस्लिम सॉवरेनिटी के अंदर आप दे दो, ये दूसरा डिमांड था खलीफत मूवमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो है यही सारे चीज़ों को देख के गांधी जी जो है एक रास्ता खोजे ताकि हम जो है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जो है हम हिंदू मुस्लिम दोनों को यूनाइट कर सकें। और यही फ़ायदा उठाया गांधी जी ने, और जिसके बाद जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट बना। और इसमें क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जाना बंद कर दिए, कॉलेज जो है जाना बंद कर दिए जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे थे। फिर लॉयर जो है वो कोर्ट जाना बंद कर दिए थे। और एक जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार 1921 में क्या हुआ था, 396 स्ट्राइक्स कंडक्ट किए गए थे, और जिसमें 6 लाख वर्कर्स जो है पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और अराउंड बोला जा रहा है कि 7 मिलियन जो है वर्क डेज का लॉस हुआ उस टाइम में। मतलब ये नॉन कॉपरेशन इतना बड़ा मूवमेंट बना। और जो आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में जो हिली ट्राइबल पीपल थे वो लोग फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करने लगे। फिर जो फार्मर्स हैं जो अवध में है वो टैक्स देना बंद करने लगे। और जो पीजेंट्स हैं आपके कुमाऊं में, कुमाऊं जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली एक उत्तराखंड का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या वहाँ के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के लोड्स को कैरी करने से मना करने लगे। आप देख सकते हो कि नॉन कॉपरेशन जो है इतना इम्पैक्टफुल बना कि जो ब्रिटिश राज जो है वो पूरी तरह शेकन हो गया था। पहली बार ऐसा हुआ था आफ्टर दी रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पास पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा ब्रिटिश राज जो है वो शेक होने लगा था। और
एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है जिसके बाद जो है गांधी जी को ये मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ता है, और वो मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट है चौरी चौरा इंसिडेंट। सो यूनाइटेड प्रोविंस में जो है एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था, उसको जो है फायर कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। उस पुलिस स्टेशन में बहुत सारे जो हवलदार हैं वो जल के मर जाते हैं, जिसके कारण जो है गांधी जी तुरंत जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो बहुत सारे लोगों को, अब ब्रिटिशर्स का बारी था एक्शन लेने का, तो वो लोग क्या करने लगे? जेल में डालने लगे जो भी नॉन कॉपरेशन में पार्टिसिपेट किए थे। इवन जो गांधी जी जो खुद थे वो भी अरेस्ट किए गए थे इन मार्च 1922, और उनको सेडिशन के चार्ज में जेल के अंदर रखा गया था। और क्योंकि उन्होंने भी जो लॉ है उसको वायलेट किया था, तो उनको 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट देना पक्का था। गांधी जी के पनिशमेंट को 6 साल से कम करके 2 साल कर दिया गया, और फाइनली गांधी जी को जो है 1924 में फरवरी के महीने में रिलीज़ कर दिया गया फ्रॉम दी जेल। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी अपना जो पूरा टाइम था वो सोशल वर्क में बिताने लगे, और वो पॉलिटिक्स में अब कम दिखने लगे, और वो जो है खादी के प्रमोशन करने लगे, खादी से बना हुआ क्लोथ्स का, और भी बहुत सारे जो सोशल वर्क है जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सब के ऊपर वो काम करने लगे। एंड वो चाहते थे कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बने, इस वजह से जो है वो खादी के कपड़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किए। ये सारे सोशल वर्क में उसके बाद वो इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद क्या होता है कि 1928 में जो है गांधी जी जो है वो सोच ही रहे थे कि वो इंटर करेंगे पॉलिटिक्स में वंस अगेन। तो उसी साल क्या होता है, उसी साल सेम 1928 में ही जो है वो अभी गांधी जी केवल सोच रहे थे कि हम जो है पॉलिटिक्स में वापस से आएंगे, लेकिन क्या होता है उसी साल जो है इंडिया में एक कैंपेन स्टार्ट होता है अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ वाइट साइमन कमीशन। वाइट साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है नारेबाजी होती है इंडिया में। जो वाइट साइमन कमीशन है वो भेजा गया था फ्रॉम द इंग्लैंड, ताकि वो इंक्वायर कर सके कि किस तरह कॉलोनियल एरिया में रूल किया जा रहा है। इसी के अपोजिशन में जो है नारेबाजी लगने लगी। क्यों नारेबाजी लग रही थी? क्योंकि जो जितने भी साइमन कमीशन में लोग शामिल थे वो सब वाइट पीपल थे, कोई भी उसमें इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। और उसी साल जो है बारदोली का जो है सत्याग्रह भी हो रहा था, लेकिन गांधी जी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। अपना ब्लेसिंग तो दिए लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अबाउट दी साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में जो है 7 मेंबर की ये कमेटी थी। इसको चेयर कर रहे थे सर जॉन साइमन, और ये जो है बना था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। और इसके जो मेंबर थे कोई भी इंडियन नहीं थे, इसके अगेंस्ट ही जो है प्रोटेस्ट हो रहा था। और गांधी जी जो हिमसेल्फ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए इस साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया वो उस साल सोच ही रहे थे। उसके पहले वो पूरी तरह जो है इन्वॉल्व थे इन हिज सोशल वर्क। अब फिर उसके बाद उस जो प्रोटेस्ट को वो कौन लीड कर रहा था अगेंस्ट साइमन कमीशन? तो उसको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं लाहौर सेशन का, जो साइमन कमीशन के आने के 1 साल बाद होता है इन दिसंबर 1929, जिसमें जो है जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया जाता है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। सबसे पहले ये होता है। दूसरा जो है प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया जाता है फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और फिर तीसरा चीज़ जो ये होता है उस सेशन में कि 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, और जिसमें जो है फ्लैग होस्ट किया गया। बहुत सारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में फ्लैग को होस्ट किया गया, और गांधी जी को डिसाइड करने दिया गया कि वो डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। मतलब जो 26 जनवरी 1930 को जो है वो दिन जो है पूरी तरह उसकी दिनचर्या कैसे होगी, उसकी नॉर्म्स कैसे होगी पूरे देश भर में, तो उसको डिसाइड करने के लिए गांधी जी को के ऊपर छोड़ दिया गया। अब हम देखते हैं कि उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च होता है जिसको बोलते हैं हम डांडी मार्च। अब बेसिकली ये डांडी मार्च होता क्यों है? तो बेसिकली इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया था, और उन्होंने अलाउ नहीं किया था, परमिट नहीं किया था कि जो सी शोर के पास रहते हैं वो अपने से सॉल्ट प्रोड्यूस कर सकें। डांडी मार्च के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गांधी जी जो है वो एक जो है प्रोक्लेमेशन कह सकते हो आप, या फिर नोटिस कह सकते हो, वो ऑलरेडी भिजवा देते हैं टू दी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को कि हम लोग जो है दांडी मार्च को स्टार्ट करने वाले हैं। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है अपने आश्रम साबरमती से वॉक करना स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स दांडी, ठीक है।
और वो रीच करते हैं अपने डेस्टिनेशन को 6 अप्रैल 1930 को। और स्टार्ट कब करते हैं वो अपने आश्रम से चलना, तो 12 मार्च 1930 को, और पहुंचते कब है 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, उसी साल में पहुंचते हैं लेकिन एक महीने के डिफरेंस पे पहुंचते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं और उसका सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। सो इस तरह से वो जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और दांडी मार्च जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन चुका रहता है। जैसे ही गांधी जी जो है लॉ को ब्रेक करते हैं, वैसे ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जो है रखा जाता है इन दी जेल अप टू जनवरी 1931। उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद जो है जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ गांधी जी का एक पैक्ट साइन होता है जो जिसको बोला गया गांधी इरविन पैक्ट। क्या टर्म एंड कंडीशन थे ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट? तो सबसे पहले जो टर्म था कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो गांधी जी को बंद करना होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये आपका दांडी मार्च को ही बोला गया। इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्ट को आप बना के सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे हो, तो उसी तरह का मूवमेंट को हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। तो उसमें यही डिसाइड हुआ गांधी इरविन पैक्ट में कि अब जो है गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे और जितने भी प्रिजनर हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड। ठीक है, जो जिनको भी वो उन्होंने कैप्चर किया है, और जो आपके शोर के नज़दीक जो है सी शोर के नज़दीक जितने भी लोग हैं वो अब जो है सॉल्ट बना पाएंगे। ठीक है, मीनवाइल इसी टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जो कि एकदम फेलुअर साबित होता है। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आखिर होता क्या है कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आपका होता है इन 1930 लंदन में होता है। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी बड़ा लीडर नहीं था, जिसके कारण ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें जो है गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। और बेसिकली जो गांधी इरविन पैक्ट जो है इसलिए साइन हुआ था ताकि गांधी जी को रिलीज किया जाए 1931 में, वो पार्टिसिपेट कर पाए इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी फेलुअर था, क्योंकि कोई लीडर नहीं था। गांधी जी को तो वो लोग अरेस्ट करके रखे थे, तो इस वजह से मजबूरी में जो है वो लोग एक पैक्ट साइन करते हैं, जिसके बाद जो है गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करें। ठीक है, लंदन में गांधी जी जो है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्री, मतलब देश की आज़ादी के बाद की जगह वहाँ पे रिजर्वेशन का बात होने लगा। मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे वो अलग अपना डिमांड कर रहे थे। फिर भीमराव अंबेडकर जो है वो अपना अलग डिमांड कर रहे थे फॉर दी लोएस्ट कास्ट। प्रिंसेस जो हैं अपने अलग डिमांड कर रहे थे। सो इस वजह से ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेलुअर साबित हुआ। So with that, I conclude this second series and I hope you like this video and don't forget to like and subscribe.